हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो? प्रैक्टिस कैसी चल रही है क्वेश्चन की? तो ठीक है, हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। आज हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं इसका। सेक्शन डी और ईज में हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एनलिस्ट वन एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये मैंने वैसे बताया भी था, जिसमें क्या था, एडवांटेज क्या थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, है ना। एंड जैसे कि वेट राइस है, और ये जो है मतलब ताकि इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए इन फूड प्रोडक्शन, यानी कि दूसरों पर हम डिपेंड ना रहे। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग फेमाइन एंड फूड शॉर्टेज। क्योंकि एक टाइम पे ये था कि फूड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, एंड उस टाइम लोग भुखमरी से मर रहे थे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ये हुआ कि हमें दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं होना पड़ा, एंड इंडिपेंडेंटली जो है हम अपनी इंडिया की जो भी पॉपुलेशन है सबको फूड दे पा रहे हैं। लेकिन जो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है कि ये एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड जो यूज करते हैं वो सॉइल पोल्यूशन करते हैं, और वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। वाटर में जब वो बह के जाएगा, एंड इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह कम होगी, एंड बायोडाइवर्सिटी भी कम होगी, क्योंकि वो जैसे कि अब वो उस ग्रेन को बढ़ा रहा है, लेकिन वो किसी एनिमल के लिए नुकसानदायक भी तो होगा, कुछ प्लांट दूसरों के लिए वो हार्मफुल है, तो वो जो जिनके लिए, जिन स्पीसीज के लिए वो हार्मफुल है, वो मर जाएंगी, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह से बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो डिक्लाइन होगा, उसमें वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड ये बताया ना, बेनिफिशियल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी इससे डिस्ट्रॉय होंगे, और इस तरह से क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होगा। और दूसरा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था कि हेविली जो है वो किस पर डिपेंड है, यहाँ पे इरिगेशन पे, जिसकी वजह से क्या है, ओवर यूज होगा किसका, ग्राउंड वाटर का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी इतना ज्यादा उन्हें देना होगा, इस तरह से ग्राउंड वाटर, इस तरह से वाटर टेबल जो लोवरिंग होगी उसकी। और कंटिन्यूअस कल्टीवेशन जब होगा, HVY ग्रुप ऑल्सो रिजल्ट इन सॉइल एक्सोशन एंड इंक्रीज सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी। तो यहाँ पे ओवरऑल यही बताया है कि भाई क्या होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, और ऊपर से रिसोर्सेज हम जब हम ग्रो कर रहे हैं, इस तरह से पानी जा रहा है और बहुत सारी चीजें बार बार जब वहां पे हम खेती करेंगे, तो उस तरह से, और उसमें हम खाद यूज कर रहे हैं, तो काफी चीजों में फर्क पड़ेगा। वहां की सैलिनिटी और एल्कलिनिटी जो होगी वो भी क्या होगी, वो भी तो इंक्रीज हो जाएगी ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन्होंने हमें दिया है कि most convincing evidence to trace evolutionary relationship between human and different group of animal come from the basic similarities seen at molecular level। तो ये बोल रहे हैं कि मोलिकुलर लेवल पे जाके, जहाँ पे हम डीएनए के लेवल पे देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं, आरएनए देखते हैं, है ना, उस लेवल पे जाकर जो है वहां पे हम ऐसे कन्विंसिंग एविडेंस जो है वो निकल सकते हैं, जो हमें बता सकते हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग में और डिफरेंट एनिमल में जो है वो कुछ सिमिलरिटी है। कुछ क्या सिमिलरिटी है, तो हम देखेंगे कि हमारी प्रोटीन कितनी मैच कर रही है, हमारा डीएनए कितना मैच कर रहा है ना। उससे हम देख सकते हैं कि हम कितने ज्यादा सिमिलर हैं, कितना ज्यादा मतलब जो है हमारे वो जो है हमारे पूर्वज थे, कितना मतलब किस डायरेक्शन में जाके मतलब पूर्वज से हम दूसरे जो एनिमल हैं उनसे अलग हो गए, इस तरह से, है ना। तो ये है, स्टडी द टेबल गिवन बिलो द डिपिक्ट नंबर ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंस बिटवीन द हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे है कि हीमोग्लोबिन जो दिया है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल का ह्यूमन बीइंग से कितना, कितने अमीनो एसिड में डिफर करते हैं अलग अलग जो एनिमल्स हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि इसका दिया है मुका का, कि कितना दिया है, 8 अमीनो एसिड, ठीक है। यानी कि जो इसमें जो है हीमोग्लोबिन जो है हमारा वो कितना कम, मतलब कितना डिफरेंस है, 8 अमीनो एसिड का डिफरेंस है। डॉग में कितना है, 32 का, बर्ड में 45, फ्रॉग में 67, एंड लेम्प्रे में 125।
तो अब हमें इसके बेसिस पर क्वेश्चन देखने हैं। टू विच कैटेगरी ऑफ इवोल्यूशन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट डू दी evolutionary relationship belong to human and macaque and humans and frog, यानी कि human being से जो frog है वो इतना डिफर कर रहा है, तो इसमें कौन सा मतलब कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है, और कितना मंकी का जो है वो ह्यूमन के साथ कितना है। तो ये चीज है, अब दोनों ही डिफर हो रहे हैं। अब जब ब्रांच अलग हो रही है, कोई हमारे पूर्वज से और उससे हम अलग जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांच में जा रहे हैं, तो यानी कि कुछ ये कैसा इवोल्यूशन हुआ, एक तरफ ह्यूमन आ गई, एक तरफ मंकी आ गई, इस तरीके से अलग ब्रांच हो गई ना। और इसी तरह से ये भी, हाँ ये और ज्यादा डिस्टेंट रिलेटिव है और ये थोड़ा क्लोज रिलेटिव्स है ना। जो जितना क्लोज होगा उसका उतना ज्यादा सिमिलर होगा, है ना, और जो जितना ज्यादा दूर होगा, है ना, तो उसका उतना कम सिमिलर होगा। तो यानी कि ये तो है कि मंकी जो है, मुकाकर जो है, वो ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स में आता है, इतना ज्यादा फ्रॉग नहीं आता है। लेकिन क्योंकि डाइवर्ज हुआ है, क्योंकि दोनों में अलग हुई है, तो यानी कि दिस इवोल्यूशन जो है वो कैसा है, वो डाइवर्जेंट ही है। तो यहाँ पे दिया है कि द नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो डिफरेंस है इनमें हीमोग्लोबिन में compared to human fever indicate closer evolutionary relationship। ये तो है कि close है इनका, ठीक है, इसका close है human से। लेकिन इन दोनों की जब हम बात करते हैं कैटेगरी क्या होगी evolution की, तो divergent है, क्योंकि originated जो हुए हैं वो common ancestor से हुए हैं, लेकिन वो evolve हो गए different species में, तभी तो उनके अंदर अलग इतना difference आया है, अलग में है तभी तो आया है। एंड ऐसे ही बात करते हैं ह्यूमन एंड फ्रॉग की, तो वो भी डाइवर्जेंट है, और इनमें बताया कि वो कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन डाइवर्ज जो है बहुत पहले डाइवर्ज हो गए, तभी वो इतने ज्यादा दूर दिख रहे हैं, इतना ज्यादा उनमें डिफरेंस दिख रहा है। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पे 0 ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग से कितना, ह्यूमन बीइंग से 67, ठीक है, ह्यूमन से 67 है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो यानी कि ये बहुत टाइम टाइम पहले के मतलब होंगे, मतलब जब जो है डाइवर्ज हो गए होंगे, है ना, जब इनके पूर्वज हमारे पूर्वज अलग हुए होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पूछा है what do the biochemical similarity in hemoglobin suggest about evolutionary relationship between human frog and lamprey। तो इन्होंने पूछा है कि जो ये बायोकेमिकल सिमिलरिटी है इनके बीच में, वो क्या सजेस्ट करती है। तो ये सजेस्ट करती है कि ह्यूमन फ्रॉग एंड लेम्प्रे शेयर्ड ए कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन। तो अगर हमारे अंदर मतलब हीमोग्लोबिन में सिमिलरिटी आ रही है, जो सिमिलरिटी आ रही है उसकी वजह से क्या पता लग रहा है कि भाई कोई पूर्वज जो होंगे वो हमारे कॉमन होंगे। एंड क्योंकि यह बताया इंक्रीज इन नंबर ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंस, और जितना ज्यादा डिफरेंस हो रहा है इसका मतलब वो डाइवर्ज हुए होंगे, है ना, एंसेस्टर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डाइवर्ज हुए हैं। जो जितना पहले डाइवर्ज हो गया वो इतना अलग हो गया, ठीक है। जितना पहले जैसे हमारी फैमिली ही होती है परिवार में, अब जो दादा के भाई हैं उनकी जो औलादें होंगी, जो हमारे दादा हैं, हम जब हमारा डीएनए में कुछ हमारा डीएनए देखा जाएगा तो हमारा सिमिलर नहीं आएगा ना, डिफरेंस मतलब हमारे में कुछ डिफरेंस होगा ऐसे ही। लेकिन अगर हमारे क्लोज रिलेटिव जैसे हमारे चाचा होंगे उनके साथ हमारा काफी मिलेगा, ऐसे ही जब हमारे भाई बहन होंगे मम्मी पापा को उनके साथ और ज्यादा मिलेगा। तो यानी कि जो दादा के दूसरे भाई वाले जो बच्चे होंगे जो भी होंगे उनके साथ हमारा डीएनए बहुत कम मैच कर खाएगा, है ना, बहुत ही छोटे से लेवल पे। तो ये क्या हुआ, यानी कि एक टाइम पे डाइवर्ज हो गए, दादा परदादा से जब दादा आए तो दो दो में डाइवर्ज हो गए, है ना, इस तरह से। तो इसी तरह से यहाँ पे बात चल रही है अलग अलग स्पीसीज की, कि भाई ये जो है डॉग के साथ हमारा जो है इतना मैच खा रहा है और इतना डिफर है, इतने अमीनो एसिड अलग हैं, फ्रॉग के साथ इतने अलग हैं। तो जिसके साथ जितने अलग होंगे यानी कि उसका उतना ही पहले डाइवर्ज हो गए होंगे, है ना। जो एंसेस्टर थे वो कॉमन थे, लेकिन बहुत टाइम पहले कॉमन एंसेस्टर थे। और जिसके साथ ज्यादा सिमिलरिटी है यानी कि उसके साथ जो है अभी रिसेंट वाले ही जो एंसेस्टर थे वो कॉमन थे, है ना, इसका मतलब ये है। तो यानी कि
ज्यादा नजदीकी कौन है? ये है ह्यूमन बीइंग के ज्यादा नजदीकी। फिर आता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द टू लैम्प्रे and macaque evolution is more closely related to human and why? तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे इसका आंसर देखते हैं। तो इन दोनों में से कौन क्लोजली रिलेटेड है? कौन है? ये तो देख के ही पता लग रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला है, तो ये या फिर ये कौन? अब जिसमें ये डिफर करते हैं ना, ये डिफर कर रहे हैं जितने, यानी कि जितने हीमोग्लोबिन जो है अलग है, तो ज्यादा हीमोग्लोबिन किस में अलग है? इसमें कितनी ज्यादा है, यानी कि ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट और ये नियर है ना। तो यानी कि ज्यादा कौन अपना हुआ? ज्यादा अपना कौन हुआ? यहाँ पढ़ो, is more closely related to human because it shows only 8 amino acid difference, whereas lamprey show 125 difference। तो यही होता है कि डिफरेंस, जितना कम डिफरेंस होगा उतना क्लोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ टू फ्रॉग एंड डॉग इवोल्यूशन इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन एंड व्हाई? तो देख लो, फ्रॉग और डॉग में किसकी ज्यादा डिफरेंस है? इसमें डॉग में कम डिफरेंस है, फ्रॉग में ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स डॉग ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ इन्होंने बोला है कि रीड दी फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चन। तो पढ़ो, डेथ related to use of drug was estimated at about 5,000 in। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से तो मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है ये पढ़ लेना। लेकिन देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। Why are people taking opioid are more prone to liver disease attribute to hepatitis B? तो देखो भाई, इन्होंने पूछा है लिवर डिजीज एट्रीब्यूट टू हेपेटाइटिस बी आर मेजर कॉज ऑफ ड्रग रिलेटेड डेथ अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग अकाउंटिंग फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेथ जो है वो ड्रग की वजह से है। ड्रग ओवरडोज अकाउंट फॉर क्वार्टर ऑफ ड्रग रिलेटेड डेथ। ठीक है, ओपियोइड कंट्रीब्यूट टू अकाउंट फॉर मोस्ट सिवियर ड्रग रिलेटेड हार्म including fatal overdose when used non-medically. At the global level, two-thirds of direct drug-related deaths are due to opioid. In some sub-region of proportion can be high as 3/4 of such death। तो इसमें तो हमें हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि पीपल जब ओपोइड्स वगैरह, ये चीज ओपियोइड्स वगैरह लेते हैं तो क्यों, मतलब उन्हें लिवर डिजीज हो जाती है, क्यों हेपेटाइटिस बी हो सकती है। तो ड्रग एब्यूज जो करते हैं तो वो इंजेक्शन वगैरह के थ्रू लेते हैं। तो जब जो लोग ड्रग लेते हैं ना, तो वो उस वक्त नहीं सोचते कि भाई ये जो निडल है ये दूसरे की भी है, सब एक दूसरे की झूठी ऐसे ही यूज कर लेते हैं निडल और सिरिंज वगैरह। और इस तरह से ब्लड बोर्न जो भी वायरस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस जो भी है, इसका वायरस जो है वो एक से, मान लो एक को क्या है हेपेटाइटिस बी है, दूसरे को भी वो चली जाएगी, इस तरह से वायरस चला जाएगा दूसरे में। और वो क्या करता है हेपेटाइटिस बी, वो लिवर को अफेक्ट करता है और लिवर डिजीज कोज करता है। तो ओपियोइड जो होते हैं वो जो होते हैं हायर रिस्क पे होते हैं लिवर डिजीज के, क्योंकि वो अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस करते हैं। ओके, जो नशा करते हैं वो अपने आप को इंजेक्शन लगाते रहते हैं ऐसे, और वो एक दूसरे, मतलब वो इतना ख्याल ही नहीं करते, एक दूसरे का इंजेक्शन ऐसे ही लगा लिया, तो इस तरह से एक को होगा तो वो दूसरे में चला जाएगा, दूसरे को होगा वो तीसरे में चला जाएगा, और इस तरह से उनको ये बीमारी हो सकती है। फिर है व्हाट इज मीन्ड बाय डायरेक्ट ड्रग रिलेटेड डिजीज। तो डायरेक्ट ड्रग रिलेटेड डिजीज क्या होती है? इसमें क्या होता है कि भाई डायरेक्ट ड्रग लिया उन्होंने, ठीक है, उसमें क्या होगा, इमिडिएटली ड्यू टू ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ए ड्रग ऑन द बॉडी, यानी कि ड्रग लेने से भी तो क्या होगा, कुछ उसका काम होगा ना, वो ड्रग है, वो कोई केमिकल है, वो बॉडी पे अपना कुछ ना कुछ नुकसान तो हमें पहुंचाएगा। तो वही कि मतलब डायरेक्ट जो उसका
जो भी उसका एक्शन होगा बॉडी पर, दैट इज डायरेक्ट ड्रग रिलेटेड डिजीज। एंड एग्जाम्पल जो होगा ड्रग, जैसे कि हम ड्रग ओवरडोज ज्यादा ले लिया, एंड एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है, और ड्रग जो है वो ऑर्गन जो है उनको डैमेज भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि डेथ भी कॉज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, उसी में से है, ये भी उसी का पार्ट है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट फ्रॉम विच ओपियोइड्स आर डिराइव्ड एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इट एक्सट्रैक्टेड? तो ये जो होता है साइंटिफिक नेम क्या है इसका? इसका नाम है पेपरवर्स सोमनीफेरम, ठीक है। एंड ये जो होता है लेटेक्स से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, फ्रॉम जो इसका अनराइप सीड कैप्सूल होता है, जो इसका फ्रूट होता है, उससे लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है क्या पूछा है, स्टेट 2 कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग अब्यूज अमंग द यूथ। तो अचानक से क्या होगा, जो ड्रग यूज करेगा उसका वार्निंग साइन क्या होंगे, उनका बिहेवियर नॉर्मली जैसा वो बिल्कुल नॉर्मली रह रहे हैं, एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर से थोड़ा बदलाव दिखेगा, है ना। सडन अचानक से ही कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो अजीब से इरिटेट हो जाते हैं, डिप्रेस दिखने लगते हैं, उन्हें स्टडी में और फैमिली में इंटरेस्ट नहीं रहता है, और जो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो भी उनका कम होने लगता है, यानी कि वो स्कूल या कॉलेज में नहीं जाएंगे वहाँ, ठीक है, ध्यान नहीं देंगे। एक तो नॉर्मल स्टूडेंट है जिसको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट है जो नॉर्मली पढ़ रहा था लेकिन अचानक से उसने पढ़ना छोड़ दिया, अचानक से वो छुट्टी लगा रहा है, और अचानक से उसका जो है बिहेवियर एकदम चेंज हो रहा है। तो ये वार्निंग साइन होते हैं स्टार्टिंग के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain how double fertilization takes place in a flowering plant. Write the fate of product of double fertilization. अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हमने लास्ट पेपर या फिर लास्ट लेक्चर में देखा था, एम्ब्रियो सैक होता है ओव्यूल के अंदर, जिसमें टेलोजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, एंड माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिनर्जिड होती हैं, जिसमें ये फिंगर लाइक एपिटस भी बना स्ट्रक्चर बनी होती है, एंड ये होती है हमारी एग सेल, एंड यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक है। तो क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होती है उसके अंदर बताया था कि एक जर्म सेल होती है, ठीक है। जो जर्म सेल जो होती है वो वेजिटेटिव सेल, अब ये वेजिटेटिव सेल है, इसका न्यूक्लियस हुआ, और इसी के अंदर ये जर्म सेल पड़ी है, ठीक है। एंड ये जर्म सेल जो होती है फिर ये डिवाइड होती है 2 में, ठीक है, 2 में डिवाइड हो जाता है, एंड जो वेजिटेटिव सेल होती है फाइनली वो बनाती है पोलन ट्यूब बनाती है, ठीक है। ये जो दो अब जर्म सेल के 2 जो न्यूक्लियस होते हैं, फिर 2 न्यूक्लियस होंगे इसके, तो इनमें से एक न्यूक्लियस जो होगा वो फ्यूज करेगा इसके साथ, ठीक है। एंड जो दूसरा न्यूक्लियस होगा वो ये होती है हमारी क्या, एग सेल, एंड ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब जर्म सेल के जो 2 न्यूक्लियस होते हैं उनमें से एक फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और दूसरा एग सेल के साथ। अब सब हैप्लोइड होते हैं, ठीक है, ये भी हैप्लोइड है, ये भी, सब के सब इनमें हैप्लोइड है। तो जब एग सेल प्लस एक जर्म ये फ्यूज करेगा, ठीक है, ये भी हैप्लोइड है, ये भी हैप्लोइड है, तो यहाँ पर बनेगा जाइगोट, ठीक है। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। फिर जो ये वाली सेल जो होती है इसमें ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है, यानी कि 2 न्यूक्लियस जो है ऑलरेडी पोलर न्यूक्लियाई 2n है, और एक यहाँ पर आ जाएगी कौन, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई लिख लेना, प्लस जर्म सेल जो होगी ये भी n। तो यहाँ पर इससे बनेगा क्या हमारा एंडोस्पर्म, और ये होता 3n होता है ना, तो यहाँ बनता है PAN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। एंड ये बनाता है फिर क्या, ये जो है फाइनली जो एंडोस्पर्म बनेगा
एंड इस सेल का जो है एंडोस्पर्म बन जाएगा। वो जो एंडोस्पर्म होगा वो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन हम इसीलिए से बोलते हैं कि एक तो यहाँ पर जो जर्म सेल है वो एग सेल के साथ फ्यूज करेगी और दूसरी जर्म सेल जो है वो टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगी एंड पेन बनाएगी। तो दैट्स वाई हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, पोलिनेशन जब होगा, पोलिन ग्रेन जो होगी वो जर्मिनेट होगी स्टिग्मा पर और पोलन ट्यूब बनाएगी एंड फिर पोलन ट्यूब बन गई एंड फिर ओव्यूल तक वो जाती है माइक्रोपाइल के थ्रू एंड पोलन ट्यूब जो है वो 2 मेल गैमेट ले जाती है वहां से। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या होगा, फर्स्ट वन मेल गैमेट जो होगा एग सेल के साथ फ्यूज करेगा एंड डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा और उसे बोलते हैं सिनगेमी। ठीक है, सिनगेमी बोलते हैं। एग सेल एंड मेल गेमेट जो है फ्यूज होगा तो सिनगेमी होगा, 2n बनेगा। दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें दूसरा मेल गेमेट जो होगा वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, जो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है और ये हम सेकेंड न्यूक्लियस भी न्यूक्लियाई बोलते हैं, न्यूक्लियस। और यहाँ पर ट्रिप्लोइड बनेगा यानी कि 3n, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। एंड सिंस यहाँ पर 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट हुई है सेम एम्ब्रियो सैक में, इसीलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और जो कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, तो पता लग गया क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए बोला है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक हुआ है एग सेल और मेल गैमेट का, ठीक है, इसका, एंड दूसरा क्योंकि 2 मेल गैमेट है, जर्म सेल से 2 मेल गैमेट बने हैं ना माइटोसिस होकर, और जो दूसरा है उसका पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो यहाँ पर 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट हमें देखने के लिए मिल रही है, दैट्स वाई इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें जो मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है उसे सिनगेमी बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा ये मेल गैमेट, तो यहाँ पे 3n बन जाएगा एंड दैट्स वाई इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। और क्या बनेगा यहाँ पे, ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, फिर ये पूछा है कि जो फेट है डबल फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट के, क्या फेट है। अब जी 2n जाइगोट जो बना है वो एम्ब्रियो बनेगा एंड जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म में डेवलप होगा और वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिकुलर lobule in human male reproductive system. Name the 2 type of cell present in seminiferous tubule and state their role. अब देखते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब यहाँ पे देखो ये एनसीईआरटी से डायग्राम लिया है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये टेस्टिस दिख रही है और इसके अंदर जब हम देखते हैं तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल दिख रहे हैं, है ना। एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल बताया है कि जो टेस्टिस होती है वो डिवाइडेड इनटू अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और एक लोब्यूल के अंदर कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इनके अंदर जो काफी कोइल्ड स्ट्रक्चर दिख रही है, जो कि अच्छे से नहीं दिख रही है यहाँ पर, जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज सेमनिफेरस ट्यूब्यूल और वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं वो जर्मिनल एपिथेलियम से मतलब लाइन बाय एपिथेलियम एंड सराउंडेड बाय इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स होंगे, लिम्फ होंगे और लेटिक सेल होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा है, इन्होंने पूछा है दूसरी चीज कि 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड देयर रोल्स। तो कौन कौन सी सेल होती है, एक होती है स्पर्मेटोगेनिक सेल एंड दूसरी होती है सर्टोली सेल। अब ये वाली जो सेल होती है यानी कि ये इससे क्या बनेगा, इससे स्पर्म बनेगा, है ना। तो ये सेल जब डिवाइड होगी इसमें पहले माइटोसिस होगा, देन मियोसिस होगा एंड आफ्टर दैट क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा, फिर उससे स्पर्म बनेगा फाइनली। ठीक है, तो ये जो सेल होती है वो डिफरेंट स्टेजेस में यहाँ पर प्रेजेंट होती है और यहाँ पे बताया कि मियोसिस होता है और मेल गैमेट बनता है। ठीक है, देन सर्टोली सेल जो होती है वो इनको सपोर्ट करती है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो सर्टोली सेल जो होती है वो टोल सपोर्टिंग सेल होती है जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है
ठीक है, तो फाइनली ये इन्होंने इनसे नरिशमेंट और प्रोटेक्शन मिला। एंड ये वाली जो दूसरी सेल होती है ये स्पर्म बनती है। देन हम नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इन्होंने पूछा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने पूछा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो उनका रोल क्या होता है जो कि हाइपोथैलेमस सिक्रेट करती हैं। तो वो क्या करेंगी, GnRH जो होते हैं वो मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगी। देन ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और उसको स्टिमुलेट करेगा और वो रिलीज करेगी अब यहाँ पर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। अब ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं FSH जो होते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और दूसरे हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये कौन सिक्रेट करता है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है ना। तो FSH जो होगा वो सर्टोली सेल पर काम करेगा, जाके सर्टोली सेल को बोलेगा कि भाई तुम स्पर्मेटोजेन मतलब सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा और वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है उसमें वो मतलब एक तरीके से फूड प्रोवाइड करेंगी और ये सब काम करेंगी। एंड हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह होता है वो भी सीक्रेट होता है, लेकिन हाँ वो वाला LH के थ्रू होता है। जो LH होता है वो लेरिक सेल को जाके बोलेगा, मैसेज देगा एंड देन लेरिक सेल टेस्टोस्टेरोन जो है उसे सीक्रेट करेगी और फिर यहाँ से जो है ये हार्मोन बनाए मतलब ये वाला हार्मोन सीक्रेट होगा और FSH जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेंगे और फिर ये टेस्टोस्टेरोन और ये मिलकर जो है फिर फाइनली वो जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो भी मतलब उसको भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड देन स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो वही है कि जो ये पहले ये स्टिमुलेट कर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, देन ये FSH LH रिलीज करेगा एंड वो जो है उनकी ये जो है स्टिमुलेट करेंगे फाइनली किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टूडेंट टू अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, हमें तो सारे क्वेश्चन करने हैं। तो name and explain the biotechnological strategy where the infection by nematode Meloidigine incognita can be prevented using agrobacterium vector। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो इन्फेक्शन जो निमेटोडा की वजह से इन्फेक्शन होता है वो जो है एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज करके जो टोबैको प्लांट है उसकी रूट जो है, ठीक है, उसकी रूट को इन द रूट ऑफ टोबैको प्लांट बाय RNA इंटरफेरेंस। तो मतलब उसको इसके इन्फेक्शन से बचाने का ये पूछ रहे हैं कि RNA इंटरफेरेंस से हम कैसे एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके किस तरह से मतलब बायोटेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटेजी को यूज करके ये इसे बचाया है एक तरीके से रूट टोबैको प्लांट को, मतलब टोबैको प्लांट जो है उसकी रूट्स को। तो जो RNA इंटरफेरेंस होता है ना उसमें क्या होता है कि भाई ये साइलेंट कर देता है किसी स्पेसिफिक जीन को, क्योंकि ये उसके कॉम्प्लीमेंट्री जीन बनाएगा जो जो वो मतलब DNA से फिर RNA बना, RNA जो होगा मतलब ट्रांसक्रिप्शन होके RNA बना एंड जो वो RNA होगा उसको साइलेंट कर देगा, उसको ट्रांसलेशन नहीं करने देगा, उस RNA का कॉम्प्लीमेंट्री RNA बनके उसे डिग्रेड करते हैं। ये स्ट्रेटजी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एग्रोबैक्टीरियम टोमिफेशियंस क्या करेंगे, ये वेक्टर होता है और इसकी वजह से क्या होगा वो स्पेसिफिक जीन जो है जो उस सीक्वेंस के लिए है, ठीक है, रिमेटोडा स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस जो है वो टोबैको प्लांट में डाला जाएगा, भेजा जाएगा। भेजने के लिए यहाँ पे हमने वेक्टर यूज किया, उस वेक्टर में वो वाला स्पेसिफिक जो जीन है वो इंट्रोड्यूस कर दिया और देन प्लांट में वो ट्रांसफर किया। अब वो क्योंकि वो निमेटोडा के स्पेसिफिक जीन है तो वो क्या करेगा उस निमेटोडा में क्या करेगा
वो जो सीक्वेंस होगी अब वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, डीएसआरएनए प्रोड्यूस हुआ और वो जो है जो बिल्कुल वो कैसा होगा, जो निमेटोडा जो है ना उसके ही उस आरएनए के जैसा होगा। अब उस आरएनए को क्या करेगा, वो उस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा एंड देन उसका डिग्रेडेशन होगा और फाइनली जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो रुक जाएगी। तो जब निमेटोडा जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट को खाएगा ना तो उसके अंदर वो आरएनए चला जाएगा। ठीक है, अब वहां पे जीन भेज दिए हैं, वो उससे डीएसआरएनए बनेगा। अब जब वो खाएगा तो वो डीएसआरएनए अंदर गया उसकी बॉडी में और वो आरएनए इंटरफेरेंस करेगा एंड देन क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा निमेटोडा के जो टारगेट एमआरएनए उनका। एज ए रिजल्ट जो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस नहीं होगी और स्प्रेशन होगा निमेटोडा ग्रोथ एंड इन्फेक्शन। तो वहां पर अब भाई उन्हें दिख गया है, वो खाएंगे तो फाइनली जो वो नुकसान पहुंचा रहे थे ना, जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे थे वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और वो इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाएगा इस तरह से। तो आरएनएआई बेस्ड जीन साइलेंसिंग जो होती है वो प्रोटेक्ट कर वो इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करती है टोबैको प्लांट को। ठीक है, निमेटोड से। तो यहाँ पे आरएनएआई जो है वो हमने पढ़ा भी है कि वो क्या करता है, वो ट्रांसलेशन को रोक देता है ना। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे, एक्सप्लेन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग टेक्निक ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहाँ पे पीसीआर के बारे में बात की है। तो पीसीआर में क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यहाँ पे डीएनए को कोई स्पेसिफिक सेगमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी कॉपी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, यानी इन विट्रो में यूज कर रहे हैं। नॉर्मली हमारे अंदर जीन की कॉपी कैसे बनती है, रेप्लिकेशन के थ्रू बनती है। इन विट्रो और अगर हम सिस्टम के अंदर किसी मतलब अगर किसी बैक्टीरिया इकोलाई वगैरह के अंदर हम कॉपी कराएंगे तो वो इन विवो हो जाएगा, है ना, वहां पे वो जितनी बार रेप्लिकेशन करेगा इतनी बार उसकी कॉपी बन रही है। लेकिन यहाँ पर जो है कॉपी हम क्या कर रहे हैं, एक मशीन की तरह कर रहे हैं ना, थर्मल मशीन की तरह होता है ना ये पीसीआर जो होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इन विट्रो में हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिपीटेड साइकिल होती है और उसके 3 स्टेप होते हैं। ये थर्मल साइक्लर होता है, ओके, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ना। देखो पहले डीनेचुरेशन होता है, सेकंड एनिलिंग होती है, थर्ड एक्सटेंशन होता है। ये एनसीईआरटी से लिया है हमने। फर्स्ट जो स्टेप होता है इसका डिनेचुरेशन होता है। डिनेचुरेशन में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड बन जाता है। कैसे, उसके बीच की जो हाई टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है ना वो टूट जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड थी वो ब्रेक डाउन हो गई तो ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। देन एनिलिंग होती है, एनिलिंग में प्राइमर जो है वो ऐड होते हैं, है ना। ठीक है, प्राइमर जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू यहाँ पे प्राइमर लग गए एंड यहाँ पे ये 3 प्राइम जो एंड है वो फ्री रहता है, जिससे आगे जो है आगे का जो प्रोसेस है वो होगा, मतलब आगे भी जो है पॉलीमरेज जो डीएनए पॉलीमरेज है वो काम करेगा और बाकी के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता चला जाएगा। देन थर्ड स्टेप जो होता है वो एक्सटेंशन होता है। ठीक है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो है अब न्यूक्लियोटाइड को आगे जोड़ता जाएगा और जो फॉस्फोराइज्ड बॉन्ड होती है वो बनती जाती है ऐसे आगे आगे चलते हुए। तो यहाँ पर जो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई जो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज यूज हो रहा है वो नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज होगा मतलब पॉलीमरेज है यानी कि कोई एंजाइम है। ठीक है, और एंजाइम क्या होता है, कोई प्रोटीन होती है। मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड प्रोटीन जो होती है एक क्या होगा, अब देखो डिनेचुरेशन हो रहा है। ठीक है, इतना हाई टेम्परेचर है तो प्रोटीन डिनेचर हो जाएगी ना। तो इतना हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, वो प्रोटीन डिनेचर हो जाएगी, वो फंक्शनल रहेगी नहीं, वो काम ही नहीं करेगी। ठीक, तो जब वो एंजाइम काम ही नहीं करेगा तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्राइमर यूज किया जा मतलब इस सॉरी प्राइमर नहीं, स्पेसिफिक एंजाइम पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाएगा जो कि टेम्परेचर पर को मतलब टॉलरेट कर सके हाई टेम्परेचर को। तो ये ऐसे ही बैक्टीरिया से जो थर्मस एक्विटिकस होती है, जो हाई टेम्परेचर पर रहने वाली बैक्टीरिया है, उससे ये एंजाइम लिया गया है जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज। एंड ये एंजाइम जो होता है ये इस 72 जो है, देखो 72 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्या करता है, ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को 5 to 3 डायरेक्शन में। ओके, तो हमें पता लगा कि भाई क्या क्या स्टेप्स होते हैं, डिनेचुरेशन होते हैं, इसका टेम्परेचर क्या होता है 94 to 95
डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड बना देगा। एनिलिंग में क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर 50 to 60 रहता है एंड शॉर्ट आरएनए यहाँ पे आरएनए नहीं डीएनए प्राइमर यूज होते हैं, ठीक है। तो जो पीसीआर होती है ना, वहाँ पे डीएनए प्राइमर होते हैं, जबकि नॉर्मली हमारे अंदर जो है जब रेप्लिकेशन होता है तो आरएनए प्राइमर होते हैं, ठीक है। अब एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पे एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ये टेक डीएनए पॉलीमरेज के लिए। तो इस डीएनए पॉलीमरेज का नाम पता होना चाहिए, टेक डीएनए पॉलीमरेज। ओके, तो यहाँ पे बताया कि हर साइकिल जो चलेगी वो जो टारगेट डीएनए का अमाउंट बढ़ाती जाएगी और इस तरह से ये बिलियंस ऑफ कॉपीज बना देगी जीन ऑफ इंटरेस्ट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के बारे में पूछा है इन्होंने। applicable in population of any species in nature that has limited resources at its disposal। तो जहाँ पे लिमिटेड की बात कर दी, अब लिमिटेड रिसोर्सेज की बात की, अगर अनलिमिटेड की बात की होती तो हम बता देते कौन सा वाला कर्व जे शेप होता है, ठीक है। ये वाला देखो, जब अनलिमिटेड की बात आती है तो ग्रोथ कर्व ऐसा होता है, ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि एनवायरमेंट में इन्होंने बोला है कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो लिमिटेड होंगे तो एक टाइम तक बढ़ेगी एंड देन एक टाइम पर आगे रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे, ठीक है। तो फिर आगे ये जो है ये रुक जाएगी, ठीक है। एक टाइम पे आगे मतलब रिसोर्सेज मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, वो बस मेंटेन रहता है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता है, सैचुरेशन पे आ जाता है। फिर तो इन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए बोला है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, अब देखो नेचर में रिसोर्सेज क्योंकि फूड वगैरह ये सब कैसे क्या है, लिमिटेड है। तो पॉपुलेशन जब ऐसी कंडीशन में ग्रो करती है तो क्या होता है, रेट स्लो डाउन एज पॉपुलेशन साइज इंक्रीज। जब पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है तो वो घटने लगती है, फाइनली वो स्टेबलाइज हो जाती है कैरिंग कैपेसिटी पर। ये कैरिंग कैपेसिटी पे आगे ये स्टेबलाइज हो गई है ना, यहाँ पे आगे ये कैरिंग कैपेसिटी है, यहाँ पे आगे अब ग्रोथ जो स्टेबलाइज हो गई है, ठीक है। एंड इनिशियली पॉपुलेशन जो है वो लेग फेज शो करती है, ये वाली फेज, शुरुआत वाली फेज, यानी कि इतना बढ़ना दिखता नहीं है। फिर उसके बाद रैपिड एक्सपोनेंशियल फेज होती है, यानी कि बढ़ता है फिर। एंड देन बताया डिसलरेशन फेज आती है, फाइनली जो है स्टेशनरी फेज आ जाती है एंड फिर ग्रोथ हमें जीरो दिखने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट गिव द इक्वेशन ऑफ दिस ग्रोथ कर्व। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन यहाँ पे दी भी है कि dn/dt इक्वल टू rn, और यहाँ पे हम माइनस करेंगे ये कैरिंग कैपेसिटी माइनस की, अब मतलब कितना मतलब नंबर है n अपॉन में n, ठीक है। ये इसका जो होगी इक्वेशन होगी, अब बताया भी है कि n पॉपुलेशन साइज है, ठीक है। पॉपुलेशन साइज कितनी है और वो कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर तो नहीं जा सकती, तो इसीलिए k में से n माइनस किया है। एंड ये जो r होती है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है एंड k जो होती है कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब नेक्स्ट पूछा है कि इस ग्रोथ कर्व का नेम बताओ और ग्राफिकल प्लॉट फॉर दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पे हमने ये दिया है, आपको ये जे वाला नहीं बनाना है, सिर्फ आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सिर्फ ये जो बी वाला है ये ड्रॉ करना है, सिग्मोइडल। ये वाला जे शेप है, ये तो जब होता, जब क्या होता, जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते, ठीक है। तो ये वाला हटा दो, सिर्फ हमें जो ड्रॉ करना है, हमें ये बी वाला ड्रॉ करना है जो ये ऐसे है, ठीक है। ये वाला ड्रॉ करना है और इसकी इक्वेशन यहाँ पे ये दी है, ये इसकी इक्वेशन हुई और ये कैरिंग कैपेसिटी तक ही जाएगा, है ना, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा, ठीक। नेक्स्ट यही बताया कि ये जो वाला है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं इसको, या फिर सिग्मोइडल एस शेप्ड कर्व, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप within a natural forest and also predict the nature of graph when species richness is plot against the area of a wide variety of taxa। तो यहाँ पर ये एरिया है, एनसीईआरटी में ये दिया है कि भाई ये एरिया है एंड ये स्पीसीज रिचनेस है। तो इन्होंने बोला कि प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ग्राफ व्हेन स्पीसीज रिचनेस प्लॉट अगेंस्ट एरिया, एरिया के अगेंस्ट जब प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है,
एलेक्जेंडर वोन होमबर्ट, विद इन नेचुरल फॉरेस्ट स्पीसीज रिचनेस जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन एरिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें एरिया बढ़ रहा है तो रिचनेस बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, ठीक है। बट ओनली अप टू सर्टेन लिमिट, लार्जर एरिया प्रोवाइड मोर डाइवर्स हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल निके विच सपोर्ट ए ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज। दस स्पीसीज रिचनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एरिया। तो ये बताया है कि एक लिमिट तक ये बढ़ेगी, लेकिन फिर क्या होता है, लार्ज एरिया जो है वहां पर फिर हैबिटेट भी तो डाइवर्स हो सकता है ना, ठीक है। जब जैसे जैसे हम एरिया में जाएंगे, एक एरिया यहाँ पे ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर हमें वहां पे कोई और झील मिल गई या कुछ और मिल गया, यानी कि वहाँ अलग चीज आ गई है ना, थोड़ा चेंज हो गया है, इकोलॉजिकल जो है वो भी अलग हो गए। तो इन्होंने यही बताया कि एक टाइम तक जो है यहाँ तक ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है डायरेक्टली, वो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, ठीक है। तो जो नेचर ऑफ ग्राफ है यहाँ पर जो बताया कि व्हेन स्पीसीज रिचनेस एस प्लॉट करेंगे हम अगेंस्ट ए, तो नॉर्मल स्केल पर जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ये वाला क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। फिर लेकिन अगर हम उसको लोगरिथम में करेंगे, ठीक है, इन्होंने लोग लेके किया है, ठीक है, तो लोग एस और लोग ए जब हम ऐसे लेते हैं कि ये एरिया का लोग है एंड ये लोग एस है, देन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन रहेगी, ठीक है। और नॉर्मली हमें कैसा दिख रहा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह से, ठीक। तो यही बताया इन्होंने कि नॉर्मली जो रहता है ग्राफ वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और अगर हम लोग लेकर करते हैं देन स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, डिपिक्ट द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, स्पीसीज रिचनेस और एरिया के। तो यहाँ पे जब स्पीसीज रिचनेस एस को हमने अगेंस्ट ए प्लॉट किया था नॉर्मल स्केल पर, तो कब हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिला था, और जिससे पता लग रहा था कि स्पीसीज रिचनेस जो है वो क्या हो रहा है, इस तरह से मिल रहा है। इसका मतलब क्या, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एट ए बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। when the same data are plot on logarithm scale, तो रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी और पॉजिटिव स्लोप हमें दिखेगा, ठीक है। अब इन्होंने थर्ड में पूछ दिया कि गिव द इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन बतानी है, तो इसमें इन्होंने बस यही हमें एक में तो हमें ड्रॉ करके दिखा देना, दूसरे हमें बताना है कि भाई ये क्या शो कर रहा है, एंड थर्ड हमसे इन्होंने पूछ लिया कि इसके बीच में क्या है, गिव द इक्वेशन ऑफ ए species area relationship for a wide variety of taxa on logarithm scale। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो इक्वेशन मतलब इनकी रिलेशनशिप का जो है हमें इक्वेशन देनी है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो क्या है, दी है ना, log s इक्वल टू log c प्लस z log a, ठीक है। यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये y एक्सिस पर क्या है, इस पे ये है, ठीक है। यहाँ पे हमें लोग एस दिख रहा है, यहाँ पर हमें लोग ए दिख रहा है, ठीक है। और ये जो z होता है, अब ये हमारा क्या होगा, स्लोप होगा, ठीक है, ये स्लोप हो जाएगा, और ये c जो है वो कांस्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना काफी है। फिर आज हमारा जो ये वाला पेपर था ये पूरा कंप्लीट हो गया, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था सेक्शन सी, वो डी एंड ई हमने दोनों कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ आएंगे। थैंक यू, सो मन लगा के पढ़ते रहिए।